हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू वार नगरी। तो सभी इंडियन फैंस का एक ड्रीम जरूर होगा कि इंडिया में भी एवेंजर्स और जस्टिस लीग की तरह एक सुपर हीरो टीम हो, मगर ऐसा लगता है कि ये सपना पूरा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि इसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ। तो इंडिया में जितने भी सुपर हीरोज हैं मैंने उन्हीं को यूज करके एक अपनी खुद की स्टोरी राइट की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नया है या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो स्टोरी की शुरुआत होती है काल के लेबोरेटरी से, जहाँ पर वो एक और एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहा होता है और वो अपने नए इन्यूमन को बना रहा होता है जो कि फ्रॉग की पावर के साथ में होता है। और उसके पास फ्रॉग की पावर होती है और वो सक्सेसफुली अपने नए इन्यूमन को बना भी लेता है। उसके बाद वो काया के साथ अपने लेबोरेटरी में जाता है जहाँ पर वो अपने वायरस को फैलाने के लिए अपना नेक्स्ट टारगेट यानी कि इंडिया को चुनता है। लेकिन उसे पता चलता है कि इंडिया में कुछ गड़बड़ी है। दरअसल इंडिया में पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था और वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल होने की वजह से काल सोचने लगता है मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल कैसे हो सकता है। अभी इंडिया ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी कि मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो सके। वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। लेकिन काल इसी के पास खुश भी होता है क्योंकि ऐसे में अगर वो अपने वायरस को वहाँ पर फैलाता है तो उसके वायरस के एंटीडोट की डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। और हमें फिन शिफ्ट होते हुए दिखता है और जहाँ हम देखते हैं रोहित मेहरा को जो कि स्पेस में देख रहा था और वो स्पेस में कुछ रिसर्च कर रहा था। तभी अचानक उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देखने को मिलती है जो कि रिलीज होती है। हालांकि उसका इफेक्ट अर्थ पे नहीं पड़ता जो कि अर्थ के काफ़ी दूर से ही निकल जाती है। लेकिन उसे देखने के बाद रोहित मेहरा की नींद उड़ जाती है। रोहित मेहरा सोचने लगता है कि इतनी एनर्जी तो लगभग किसी प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने से रिलीज होती है। लेकिन रोहित मेहरा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई है। उधर काल के इन्यूमन्स भी वायरस को पूरे इंडिया में फैला देते हैं। क्रिस पूरे मुंबई सिटी में लोगों को बचाता फिर रहा था। तभी वो देखता है कि ऊपर आसमान में कोई दो लोग फाइट कर रहे हैं। क्रिस उधर जाता है लेकिन तभी उनमें से कोई एक अचानक से धरती पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है उसके आसपास का पूरा एरिया ही लगभग तबाह हो जाता है। क्रिस तुरंत उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो तो फ्लाइंग जेट था। हालांकि क्रिस मतलब उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे से मिला था जो कि क्रिस की तरह ही सुपर पावर को कंटेन करता हो। फ्लाइंग जेट की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और वो क्रिस को कहता है उसे रोक लो नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। तभी राका वहाँ पर आ जाता है और वो क्रिस को देखते ही बोलता है, तुम जो कोई भी हो यहाँ से हट जाओ, ये मेरा शिकार है। क्रिस राका को देखते ही समझ जाता है कि उसके इरादे नेक नहीं है। क्रिस राका से कहता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ के लोगों को तुम किसी तरह के भी चोट नहीं पहुँचा सकते क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की सुरक्षा मैं कर रहा हूँ। राका तुरंत ही क्रिस पर अटैक कर देता है जिससे कि क्रिस पास की बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। तभी क्रिस सोचने लगता है कि ये काफ़ी पावरफुल था लेकिन इसके पास इतनी ज़्यादा पावर आई कहाँ से। और क्रिस तुरंत ही राका की तरफ अटैक करता है और उसे एक पंच मारता है। हालांकि क्रिस ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी लेकिन राका पे उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तभी क्रिस पास के एक रॉड को उठाकर राका के अंदर घुसेड़ देता है। लेकिन राका को इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। वो काफ़ी ज़ोर से हंसता है और वो तुरंत ही फ्रॉड को अपने अंदर से निकाल देता है और उसके बाद वो खुद को हील भी कर लेता है। और उसकी हीलिंग पावर को देखकर क्रिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राका क्रिस को एक जोरदार पंच उसके पेट में दे जड़ता है और उसके बाद क्रिस के मुंह से खून भी निकलने लगता है। राका क्रिस के गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा देता है और उसे उसके गर्दन को तोड़ने वाला रहता है। तभी राका कोई एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि क्रिस राका के हाथ से छूट जाता है। और तभी क्रिस देखता है कि वो फ्लाइंग जेट था। फ्लाइंग जेट तुरंत क्रिस से कहता है, हम दोनों इसे साथ मिलकर ही हरा सकते हैं। अकेले अगर हमने इसे हराने की कोशिश की तो ये हम दोनों को मार देगा, तो हमें साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और तुरंत ही क्रिस भी उसके बातों से सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर राका से फाइट करने लगते हैं। और वो राका को कुछ देर के लिए ओवर पावर भी करने लगते हैं। और ये मौका उनके लिए होता है जब वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों क्रिस यानी कि क्रिस के घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रोहित मेहरा भी मिलता है। क्रिस फ्लाइंग जेट की चोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है क्योंकि फ्लाइंग जेट की जो चोट थी वो राका की तरह काफ़ी जल्दी हील हो रही थी। लेकिन राका की जो चोट थी वो काफ़ी ज़्यादा हील हो रही थी। फ्लाइंग जेट की चोट थोड़ी कम तेज़ी से हील हो रही थी। लेकिन ये क्रिस के लिए काफ़ी नया था क्योंकि क्रिस की चोट भी फ्लाइंग जेट की तरह इतना जल्दी हील नहीं होती है। और वो फ्लाइंग जेट को बोलता है कि तुम कौन हो और वो काला विलन कौन था और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकता। फ्लाइंग जेट बोलता है कि मेरा नाम फ्लाइंग जेट है और मैं पंजाब में रहता हूँ और जिससे तुम लड़ रहे थे वो राका था। हम दोनों को एक साथ पावर मिली थी
और लेकिन जो रका है वो इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो पॉल्यूशन के साथ बढ़ती रहती हैं। एक तरफ कह सकते हो कि पॉल्यूशन उसका पावर सोर्स है और जितना अधिक पॉल्यूशन उतनी अधिक उसकी पावर्स। और तभी रोज मेरा बोलता है कि इसीलिए पॉल्यूशन का लेवल इसमें इतना ज़्यादा है क्योंकि राका ही पॉल्यूशन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। फ्लाइंग जट को दौड़ते दौड़ते राका पूरी मुंबई में तबाही मचा रहा था और तभी अचानक कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो थोड़ी दूर जाकर गिरता है और राका स्माइल करते हुए बोलता है अब किसकी मौत आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी काल के इनह्यूमन्स थे और उनको काया लीड कर रही थी और काया बोलती है कि इस काले फाड़ के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं और हम इसे लेकर जा सकते हैं जो कि काल के काफ़ी ज़्यादा मतलब काम आ सकता है और हो सकता है कि ये काल का डीएनए भी इससे मैच कर जाए और इसकी वजह से काल ठीक हो जाए। और तभी वो सभी मिलकर राका पर अटैक कर देते हैं लेकिन उन सबकी पावर्स राका के सामने कुछ भी नहीं थी। राका काफ़ी आसानी से उन सबको हरा रहा था और राका कहता है तुम सब मेरे सामने मत छोड़ो जिससे कि मैं कभी भी मफल सकता हूँ और मैं अभी यहाँ पर किसी और की खोज में हूँ और इसलिए मैं तुम लोगों के मुँह नहीं लगना चाहता और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा रास्ता छोड़ दो। काया समझ जाती है कि वो राका को ऐसे नहीं हरा पाएगी और इसीलिए वो काल को कॉल करके राका की सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देती है और जिससे कि काल भी समझ जाता है कि शायद राका के अंदर उसका डीएनए मिल जाए और इसीलिए वो काफ़ी सारे नए इनह्यूमन्स को काया के हेल्प के लिए भेज देता है। और इधर काया और उसके सारे इनह्यूमन्स मिलकर राका पर अटैक करते रहते हैं और यहाँ पर फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है जहाँ पर एक इनह्यूमन राका को इसके फेस पर एक पंच जड़ देता है और उसको पंच लेने के बाद राका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उस इनह्यूमन का फर ही उसके धड़ से उखाड़ देता है और ऐसा देखने के बाद काया और उसके साथी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद हम इसे नहीं हरा पाएंगे। लेकिन तब तक काल के सारे इनह्यूमन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे इनह्यूमन्स के पहुँचने के बाद फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है और इस बार फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक रहती है कि ये लोग लड़ते लड़ते कृष्णा के हाउस के लोकल एरिया में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर फाइट इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक होने लगती है कि फ्लाइंग जट और क्रिस अपने घर के अंदर सही से फेंस कर लेते हैं और वो लोग तुरंत ही बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग फाइट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि ये और कौन लोग हैं जो कि राका के साथ फाइट कर रहे हैं। क्रिस तुरंत बोलता है कि हमें इन लोगों को आबादी से दूर लेकर जाना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान खतरे में आ सकती है और वो लोग तुरंत ही सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें कि मतलब हम लोग यहाँ से दूर चले जाएँ और फ्लाइंग जट तुरंत ही वहाँ पर राका को पकड़ के काफ़ी दूर एक जंगल में लेकर चला जाता है जहाँ पर उसके पीछे पीछे काल के इनह्यूमन्स भी आ जाते हैं और वहाँ पर काल के इनह्यूमन्स और राका में दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है जबकि क्रिस और फ्लाइंग जट दूर फई से देख रहे होते हैं और तभी फ्लाइंग जट बोलता है कि हमें भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए और यहाँ पर हम भी अगर इन लोगों के साथ मिलकर राका के साथ फाइट करें तो शायद हम राका को ख़त्म कर सकते हैं। और क्रिस बोलता है कि लेकिन ये लोग राका के साथ फाइट क्यों रहे हैं और क्या पता ये लोग भी राका की तरह ही बुरे हों जो कि अपने किसी मकसद के लिए राका के साथ फाइट कर रहे हों। फ्लाइंग जट बोलता है हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस राका को ख़त्म करना है और इसी के साथ वो दोनों मिलकर भी राका के साथ फाइट करने लगते हैं और फाइट के दौरान राका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो फ्लाइंग जट को काफ़ी जोर का एक पंच मारता है जिससे कि फ्लाइंग जट पास का एक नदी में जाकर गिर जाता है और नदी में गिरने के बाद फ्लाइंग जट उसमें बेहोश हो जाता है और क्रिस यहाँ पर राका के साथ फाइट कर रहा था और फाइट के दौरान क्रिस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है और काल के इनह्यूमन्स भी राका के साथ ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पा रहे थे और तभी अचानक से राका को कोई एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि राका के मुंह से काला रंग का ब्लड बाहर आ जाता है और ऐसा देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये है कौन और तभी हम देखते हैं कि ये फ्लाइंग जट है और फ्लाइंग जट इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से अपनी पावर को रिस्टोर कर लेता है जहाँ पर वो प्योर इन्वायरमेंट में रहता है और उसकी वजह से उसके पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं पहले के मुकाबले में। राका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो और भी ज़्यादा पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने लगता है जिसके बाद काफ़ी सारे इनह्यूमन्स को राका वहीं पर मार देता है और ऐसा देखने के बाद फ्लाइंग जट तुरंत बोलता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं तो इसकी पावर लगातार बढ़ती रहेंगी और हम इसे नहीं हरा पाएंगे। और तभी फ्लाइंग जट बोलता है कि मैं राका को संभालता हूँ तब तक तुम इन बाकियों से निपटो और फ्लाइंग जट तुरंत ही फुल स्पीड में राका को पेट पे पकड़ के उसको स्पेस में लेकर जाने लगता है और यहाँ पर काया भी समझ जाती है कि अब उसका यहाँ से भागना ही जरूरी है और वो अपने 2-4 इनह्यूमन्स को लेकर वहाँ से निकलने लगती है और तभी क्रिस उनका पीछा करने लगता है लेकिन वो सिर्फ एक ही इनह्यूमन्स को पकड़ पाता है बाकी वहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस उस इनह्यूमन को पकड़ के रोहित मेहरा के लेबोरेटरी में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि जब वो ऑफ में आएगा तो वो लोग उससे सवाल जवाब करेंगे। और स्पेस में राका और फ्लाइंग जट की फाइट कंटिन्यू थी जहाँ पर फाइट करते समय वो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाते हैं अर्थ से और वहाँ पर फ्लाइंग जट देखता है कि काफ़ी सारी डेड बॉडीज हैं जो कि स्पेस में फ्लोट कर रही हैं लेकिन फ्लाइंग जट को समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं क्योंकि वो लोग फ्लाइंग जट से काफ़ी दूरी पर थे।
और तभी रका फ्लाइंग जेट पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट फ्लाइंग जेट पे नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर रका की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। फ्लाइंग जेट रका पर काफ़ी फर अटैक करता है, लेकिन रका की बॉडी काफ़ी ज़्यादा टफ थी और उस पर फ्लाइंग जेट के अटैक का असर तो हो रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि वो उसकी जान चली जाए। और तभी रका फ्लाइंग जेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि फ्लाइंग जेट उन डेड बॉडीज़ की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक हैमर दिखता है। वो समझ नहीं पाता कि स्पेस में ये सब क्या हो रहा है, मतलब स्पेस तो पूरी तरह से खाली रहता है, लेकिन स्पेस में यहाँ पर डेड बॉडीज भी फ्लोट कर रही हैं। साथ ही साथ ये हैमर किसका है, लेकिन फ्लाइंग जेट वहाँ पर तुरंत ही उस हैमर को उठा लेता है और पूरी फोर्स से रका के ऊपर एक जोरदार हैमर को मारता है। रका उस हैमर से बचने के लिए अपने हाथ को आगे करता है और उस हैमर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हैमर से जो लगा फोर्स था वो इतना अधिक था कि रका का एक हाथ ही उसके शरीर से उखड़ जाता है। और फ्लाइंग जेट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी फोर्स इतनी नहीं थी कि वो रका की बॉडी को डैमेज कर पाए, और यहाँ पर उसका पूरा हाथ ही उसके शरीर से उखड़ गया था। रका दर्द से चीखने लगता है और फ्लाइंग जेट सोचने लगता है कि उसके पास इतनी सारी पावर कैसे आ गई, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसके अटैक रका पर उतना असर नहीं कर रहे थे। लेकिन फ्लाइंग जेट को लगता है कि शायद यही हैमर का कमाल है जो कि उसके पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है। और फ्लाइंग जेट उस हैमर का यूज करके रका के दोनों हाथ को उसके शरीर से बाहर कर देता है और रका दर्द के मारे स्पेस में बेहोश हो जाता है। लेकिन फ्लाइंग जेट सोचता है कि शायद रका मर गया, और उसके बाद वो इन डेड बॉडीज में घूमने लगता है और उसे एक कटा हुआ फर दिखता है। फ्लाइंग जेट पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि ये जो फर था उसके जो कान थे वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं थे, यानी कि ये किसी अदर प्लेनेट पे रहने वाला था। और फ्लाइंग जेट ये देखकर चौंक जाता है, मतलब किसी अदर प्लेनेट पे भी लाइफ पॉसिबल है। और इसी के साथ वो उन डेड बॉडीज में घूमता रहता है और उसे एक डेड बॉडी दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी और उसमें से रेड लाइट इमिट हो रही थी। फ्लाइंग जेट इसे देखकर उस बॉडी की तरफ चला जाता है और वो देखता है कि बॉडी तो एक 17-18 साल के लड़के की थी और उस लड़के का पूरा शरीर अर्थ पर रहने वाले ह्यूमन की तरह ही था, लेकिन उसने काफ़ी अजीब सा कपड़े पहने थे और उसकी बॉडी से रेड लाइट जो एनर्जी निकल रही थी उसके बॉडी से थोड़ी दूर जाने के बाद ही गायब हो जा रही थी। और ऐसा देखने के बाद फ्लाइंग जेट समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, और तभी वो देखता है कि उस लड़के के हाथ हिल रहे थे और वो समझ जाता है कि ये लड़का अभी भी स्पेस में जिंदा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतने समय से आखिर स्पेस में जिंदा कैसे है। और तभी हम देखते हैं कि ये तो बालवीर है, और लेकिन फ्लाइंग जेट ने बालवीर को अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था और उसे पता नहीं था कि ये कौन है। फ्लाइंग जेट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।